बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने पहले एक लड़के को अपना बेटा और बाद में अपने बच्चे का बाप बनाने की कोशिश की। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये कहानी है मेरी दोस्त की, जो कि मेरी दादो वाली गली में रहती थी। मेरी दोस्त जिसका नाम अंबर था। अंबर का एक भाई था। अंबर अभी 15 साल की थी कि उसकी अम्मी का किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। अंबर का भाई जवाद अंबर से 5 साल बड़ा था और समझदार भी था। वो एमकॉम कर रहा था और अंबर अभी मैट्रिक में थी। अभी अंबर की अम्मी की वफ़ात को 6 माह भी ना गुजरे थे कि सब रिश्तेदार अंबर के अब्बू को कहने लगे कि हनीफ भाई आप दूसरी शादी कर लो, बच्चे आपके अभी पढ़ते हैं और आप खुद काम पर चले जाते हो, घर खाली हो जाता है और घर में कोई भी नहीं होता। और वैसे भी अंबर भी पढ़ रही है, उसे अभी घर के काम काजों का कुछ पता नहीं है, उसको भी एक माँ की ज़रूरत है और हम रिश्तेदार कब तक आपके घर में रहेंगे। पहले तो अंबर का अब्बू ना करता रहा और कहता रहा कि बच्चे अब जवान हो गए हैं, अपना अच्छा भला जानते हैं और वैसे भी मुझे अब कौन अपनी बेटी देगा। एक तो मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है और दूसरा मेरे बच्चे कौन सा दूध पीते हैं जिनको माँ की ज़रूरत है। 2 से 3 माह ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में रिश्तेदारों के बार बार कहने पर अंबर के अब्बू हनीफ ने शादी कर ली थी। हनीफ ने जिस औरत से शादी की थी उसका नाम रेहाना था। रेहाना पहले से शादीशुदा औरत थी, लेकिन बच्चे ना होने की वजह से रेहाना को उसके ससुराल वालों ने तलाक दे दी थी। रेहाना एक बांझ औरत थी जिसके घर कभी औलाद पैदा नहीं हो सकती थी। इसलिए अंबर का अब्बू हनीफ रेहाना के बांझ होने की वजह से शादी के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि हनीफ की सोच थी कि अगर उसके अपने बच्चे हो गए तो वो मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी। रेहाना के घर आने से हनीफ की ज़िंदगी थोड़ी सी पुरसुकून हो गई थी, क्योंकि रेहाना हनीफ के बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी से आने से पहले खाना तैयार करके रखती थी और उनसे प्यार भी करती थी। उनका ख्याल एक माँ की तरह रखती थी और हनीफ का भी ख्याल रखती थी। रेहाना की एक आदत थी कि रात को सोने से पहले वो सारे बर्तन और किचन साफ़ करके सोती थी। एक दिन हनीफ ने कहा, रेहाना सुबह काम कर लेना, रात का 1 बज रहा है, सो जाओ। तो रेहाना बोली, नहीं हनीफ, जिस घर में रात के बर्तन ना धुलें और सारी रात पड़े रहें वहाँ पर रिस्क की कमी आ जाती है और रिस्क में कभी बरकत नहीं पड़ती। और आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक छोटी सी गलती से आपका नुकसान हो। रेहाना जब हनीफ के सामने ऐसी बातें करती थी तो उसे रेहाना पर फ़ख्र होता और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे दूसरी बीवी भी अच्छी मिली है। रेहाना ने हनीफ के दिल में बहुत जल्द ही जगह बना ली थी। वो जो भी काम करती हनीफ से पूछ कर करती थी। हनीफ के बच्चे दोनों देर रात तक पढ़ते थे और रेहाना उनकी सेहत का भी ख्याल रखती थी। वो हर रात दोनों बच्चों अंबर और जवाद को 1-1 गिलास दूध का लाजमी देती थी। रेहाना देखने में एक औरत नहीं बल्कि एक लड़की लगती थी। रेहाना ने अपने आप को ऐसे फिट फाट कर रखा था कि कोई भी देखने वाला रेहाना को ये नहीं कह सकता था कि रेहाना 35 साल की है, बल्कि हर कोई रेहाना को देखने वाला यही समझता था कि रेहाना की उम्र अभी 20 साल की है। रेहाना जब भी हनीफ के साथ कहीं जाती तो हर कोई यही समझता कि ये हनीफ की बेटी है, लेकिन जब हनीफ उनको बताता कि ये मेरी बीवी है तो हर कोई हनीफ को कहता कि यार इतनी कम उम्र की लड़की तुम्हें कहाँ से मिल गई है। तो हनीफ कहता, यार उम्र में वो ठीक है, बस उसने अपने आप को फिट फाट रखा है। इसी वजह से रेहाना अपने आप पर फ़ख्र महसूस करने लगी थी और इसी बात का फ़ायदा रेहाना ने उठाया था। रेहाना जब भी रात को जवाद के कमरे में दूध देने जाती तो वो जानबूझकर वो उसके साथ बैठ जाती या उसे छेड़ना शुरू कर देती। जवाद भी आखिर एक लड़का था और उसने वैसे भी रेहाना को अपनी माँ कभी भी तस्लीम नहीं किया था। रेहाना की ये छेड़छाड़ इतनी बढ़ गई थी कि अब जब रेहाना जवाद के कमरे में रात को जाती तो वो हनीफ और अंबर के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिला देती थी और 2 से 3 घंटे जवाद के साथ गुजारती थी। जवाद ने एक दिन रेहाना को कहा, रेहाना
तुम ज़्यादा देर मेरे कमरे में ना रहा करो, अगर अब्बू को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। तो रेहाना बोली, पता लगेगा तब ना, मैं तुम्हारी बहन अंबर और अब्बू के दूध में नींद की गोलियां मिला देती हूँ, जिस वजह से वो सुबह से पहले नहीं उठेंगे। इसी बात का फ़ायदा रेहाना और जवाद उठाते रहे और हर रोज़ वो घंटों एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। एक दिन रात के वक्त रेहाना बर्तन धोने के लिए किचन में जाने लगी तो हनीफ बोला, रेहाना आज तुम बर्तन रहने दो, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मेरी ज़रा टांगें दबा दो। तो रेहाना बोली, हनीफ बस आधे घंटे की बात है, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ, आप वो पिएं, मैं इतनी देर तक बर्तन धोकर आ जाऊँगी तो फिर आपकी टांगें दबा दूँगी। तो हनीफ बोला, अच्छा ठीक है। फिर रेहाना ने पहले अंबर के कमरे में एक गिलास दूध अंबर को दिया और फिर हनीफ को दिया। हनीफ तो दूध पीकर सो गया था। रेहाना जब बर्तन धोकर किचन से आई तो उसने देखा हनीफ सो रहा है। फिर वो अंबर के कमरे में गई तो अंबर भी सो रही थी। फिर रेहाना जवाद के कमरे में चली गई। जवाद और रेहाना काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर आधे घंटे बाद अंबर उठी, उसको प्यास की तलब महसूस हुई। वो किचन में जाने ही लगी थी कि उसे अपने भाई जवाद के कमरे में से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी और उसका भाई भी उससे बात कर रहा था। जवाद का कमरा लॉक नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और जो उसने मंजर देखा, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। दरअसल रेहाना ने जो दूध अंबर को दिया था वो अंबर ने आज रात पिया ही नहीं था और थकावट ज़्यादा होने की वजह से उसकी आंख लग गई थी। जब जवाद और रेहाना ने अंबर को देखा तो वो एकदम से चौंक गए और अंबर भागकर अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। और उसका भाई जवाद काफ़ी देर तक अपनी बहन का दरवाज़ा खटखटाता रहा और माफ़ी मांगता रहा और कहा कि मैं बहक गया था, मुझे माफ़ कर दो अंबर, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। अगली सुबह जब अंबर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई तो रोज़ाना मामूल के मुताबिक रेहाना उनके लिए नाश्ता बना रही थी और उसका भाई बाहर बैठा शायद अंबर का इंतज़ार कर रहा था। जवाद ने अंबर के आगे हाथ जोड़े कि अंबर, तुम अब्बू को मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो अंबर बोली, अच्छा भाई, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आप मेरे भाई हैं। ये कहकर अंबर नाश्ता किए बगैर स्कूल चली गई। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। हर रोज़ की तरह आज भी रेहाना अंबर को जब दूध देने गई तो अंबर रेहाना को बोली, तुम मेरी माँ की बराबरी मत करो और तुम मेरी माँ की बराबरी कर भी नहीं सकती और तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। आइंदा से मेरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तो रेहाना बोली, बकवास बंद करो, समझ आई? अगर मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं और ये कहूं कि तुम्हारे भाई ने मुझ पर गंदी नज़र रखी है तो सारे मोहल्ले वालों के सामने तुम लोगों की क्या इज्जत रहेगी। और तुम्हारा बाप जो अब बीमार रहने लगा है वो तो वैसे ही मर जाएगा। और वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे काम करने का, खुद करोगी तो मेरी जान छूट जाएगी तुम्हारे कामों से। और हाँ, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं, वरना कीचड़ में तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप ही गिरेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये कहकर रेहाना अंबर के कमरे से बाहर चली गई। अब जवाद अपने कमरे को लॉक करने लगा था। वो नहीं चाहता था कि रेहाना अब उसके कमरे में आए, पर रेहाना ज़बरदस्ती उसके पास जाने लगी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक रेहाना की तबीयत ख़राब हो गई और चेक करवाने पर पता लगा कि रेहाना माँ बनने वाली है। पहले तो हनीफ एकदम से परेशान हो गया कि इस उम्र में मैं बाप बनने वाला हूँ, लोग क्या कहेंगे। फिर उसने अल्लाह की रज़ा मानकर इसको कबूल कर लिया। अंबर को जब पता लगा कि रेहाना माँ बनने वाली है तो वो सोच में पड़ गई कि ये बच्चा किसका है, मेरे बाप का या मेरे भाई का। अब तो रेहाना माँ बनने वाली थी और वो हर वक्त जवाद को अब ब्लैकमेल करती रहती थी और उसको कहती कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम इसके बाप हो। एक मर्तबा अंबर ने खुद अपने कानों से रेहाना को जवाद को ये बात कहते सुना था कि अगर तुमने मुझसे मिलने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो तुम्हारा बाप तुमको घर से निकाल देगा या वो मर जाएगा। अंबर को अब समझ नहीं लग रही थी कि मेरा भाई तो अब रेहाना से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, तो इस रेहाना के बच्चे का बाप कौन है। एक रात हनीफ की तबीयत कुछ ख़राब थी और पेट खराब होने की वजह से वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। उसने आज रात रेहाना का दिया हुआ दूध भी नहीं पिया था।
اسے جب کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی تو وہ ٹہلنے کے لیے باہر صحن میں گیا تو اس نے اپنے بیٹے جواد کے کمرے میں سے ریحانہ کی آواز سنی، جو جواد کو کچھ کہہ رہی تھی، جس کے بدلے میں جواد اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور اسے کسی بات کے لیے منع کر رہا تھا۔ آج بھی جواد کے کمرے کا لاک نہیں لگا تھا۔ جب حنیف نے جواد کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ریحانہ حنیف کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولنے لگی، دیکھیں حنیف، یہ آپ کا بیٹا جواد میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں اسے دودھ دینے آئی تھی اور یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی ہے۔ یہ مجھے اپنی ماں کی بجائے اپنی گرل فرینڈ سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں۔ جواد کے کمرے کا شور سن کر عنبر بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے جب اپنے ابو کو دیکھا تو اس نے سارا سچ اپنے ابو کو بتایا اور اپنے ابو کو یہ بھی بتایا کہ ابو، یہ بچہ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ جواد بھائی کا بچہ ہے۔ لیکن جواد کہنے لگا، نہیں ابو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ابو، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ بچہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ اور ساتھ ہی جواد بولا، ابو آپ ایسا کریں، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں، پھر سب ثابت ہو جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تو ریحانہ شور مچانے لگی اور کہنے لگی، یہ بچہ جواد کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو جواد بولا، اگر میرا بچہ ہے تو تم ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، پتہ لگ جائے گا تم کیوں ڈر رہی ہو۔ ریحانہ کو حنیف اور اس کا بیٹا ہسپتال لے گئے۔ ریحانہ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور یہ پتہ لگا کہ یہ بچہ نہ تو جواد کا تھا اور نہ ہی حنیف کا، یہ بچہ کسی اور کا ہی تھا۔ پھر حنیف نے ریحانہ کے منہ پر زوردار 2 تھپڑ مارے اور بولا، بتا یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے منہ کالا کیا ہے تو نے؟ تو پھر ریحانہ روتے ہوئے بولی، جب صبح آپ لوگ سب چلے جاتے تھے تو میرا کزن گھر میں آتا تھا اور میری پہلی شادی بھی میرے اسی کزن کی وجہ سے ٹوٹی تھی، کیونکہ میرے پہلے شوہر نے میرے کزن کو دیکھ لیا تھا۔ یہ بچہ اسی کا ہے، وہ آج بھی مجھے ملنے آتا ہے، میں اسی سے پیار کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے اور میرے ماں باپ اسی وجہ سے میری شادی اس کے ساتھ نہیں کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو شادی نہیں تو پھر ہم لوگ ایسے ہی رہ لیتے ہیں، اسی لیے جب آپ لوگ سب چلے جاتے تھے تو وہ مجھے روز ملنے کے لیے آتا تھا۔ حنیف کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ بولا، میں تو تجھے ایک پاک دامن عورت سمجھتا تھا، لیکن تو ایسی نکلے گی مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا ہوا تیری سچائی جلد ہی سامنے آ گئی ہے۔ پھر حنیف نے اسی وقت قانون کے طور پر ریحانہ کو طلاق دے دی۔ پھر جواد اپنے ابو کو گلے لگ کر بہت رویا۔ اس نے اپنے ابو سے معافی مانگی تو اس کے ابو نے اسے معاف کر دیا۔ ریحانہ کو حنیف اپنے بچوں کی ماں بنا کر اپنے گھر میں لایا تھا، لیکن ریحانہ کے ارادے ناپاک تھے اور جلد ہی حنیف کے اور اس کے بچوں کے سامنے ریحانہ کا سچ آ گیا۔ ریحانہ کو حنیف نے طلاق دے دی تھی۔ دراصل ریحانہ کو صرف رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تھا، پیار تو وہ صرف اپنے کزن سے کرتی تھی، اس لیے وہ بچے کا الزام جواد پر لگا رہی تھی کہ شاید حنیف کے گھر میں رہنے کا اس کا بندوبست ہو جائے، لیکن اس کو کیا پتہ تھا کہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ جو بھی ہو، سچ کڑوا ہوتا ہے اور سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ کا کبھی بھی ساتھ نہ دیں، کیونکہ سچی بات یا جھوٹی بات کبھی بھی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔